लॉकडाउन के नाम से ही थर्राता है कोरोना। जी हां, आंशिक लॉकडाउन की वजह से कोरोना के घटते केस को देखते हुए यूपी में इसे 31 मई की सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने का सबसे मजबूत रास्ता सोशल डिस्टेंसिंग साबित हुआ है। ये खतरनाक वायरस लॉकडाउन के हथियार के आगे कमजोर पड़ने लगता है। यूपी में संक्रमित मरीजों के नए केस के लगातार घटने से ये बात पूरी तरह साफ हो गई है। लॉकडाउन का मतलब है वायरस की तालाबंदी। लॉकडाउन के नाम से थर्राता है जानलेवा वायरस। कोरोना पर लॉकडाउन अटैक, वायरस की होगी 32 गुण। संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए यूपी में कोरोना कर्फ्यू यानी आंशिक लॉकडाउन को 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह लॉकडाउन से कोरोना की लहर को रोकने में मिल रही कामयाबी है। जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू पूर्व से लागू था उसका समय जो है वो बढ़ाकर 31 मई प्रातः 7 बजे तक अब रखा गया है। इस दौरान औद्योगिक गतिविधियां जो हैं वो चालू रहेंगी, वो चलती रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश सरकार का जीवन और जीविका दोनों को बचाने का जो एक संकल्प है, उसके क्रम में ये औद्योगिक गतिविधियों को प्रारंभ किया, उनको चालू रखा गया है। कोरोना की दूसरी लहर को थामने के लिए 16 अप्रैल को पहली बार शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया गया था। अब 23 मई को जब कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा हुई, तब राज्य में संक्रमण की क्या स्थिति है, आपके लिए यहाँ ये जान लेना जरूरी है। 16 अप्रैल को यूपी में कोरोना के 27,426 मामले सामने आए थे। 23 मई को अब जबकि कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है, तो राज्य में सिर्फ 4,800 नए केस सामने आए हैं। इससे साफ है कि लॉकडाउन का हथियार जबरदस्त रूप से असर कर रहा है और कोरोना वायरस इससे थर्रा रहा है। यूपी में दूसरी लहर का जब प्रकोप बढ़ने लगा और दवा और ऑक्सीजन से लेकर अस्पतालों में बेड की जबरदस्त किल्लत शुरू हो गई, तो 16 अप्रैल को पहली बार साप्ताहिक बंदी की घोषणा हुई। 20 अप्रैल को इस फैसले में बदलाव किया गया और शनिवार की जगह शुक्रवार रात 8 बजे से ही साप्ताहिक बंदी की शुरुआत की गई। 29 अप्रैल को फिर बड़ी घोषणा हुई। इसके मुताबिक कोरोना कर्फ्यू की मियाद शुक्रवार रात यानी 30 अप्रैल की रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक यानी 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई। इसके बाद 3 मई से कोरोना कर्फ्यू को 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। 5 मई को इसे 10 मई तक के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा हुई। 9 मई को कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया। 16 मई को कोरोना कर्फ्यू यानी आंशिक लॉकडाउन की मियाद 24 मई तक के लिए आगे बढ़ा दी गई और अब 23 मई को इसे 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की गई। इससे उम्मीद की जा रही है कि कोरोना की दूसरी लहर को बहुत हद तक थाम लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंशिक लॉकडाउन को 31 तारीख तक बढ़ा दिया है। ऐसे में आगरा में क्या हाल है, ये मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ। बड़ी संख्या में लोग घरों में ही कैद हैं, लेकिन फिर भी आवाजाही काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में प्रशासन को सख्ती बरतने की ज़रूरत है कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य न होने की वजह से भी फिर भी बाहर निकल रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है। और ऐसे में ये जो चेन की जो रफ्तार कम हो रही है, जो संक्रमण की चेन टूट रही है, इससे शहर का ही भला होगा। इसे लोगों को समझने की ज़रूरत है और आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब आगरा में कोरोना की रफ्तार पर काफ़ी हद तक ब्रेक लगा है। कल 57 मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस भी 1000 से कम रह गए हैं। 980 एक्टिव केस हैं। यूपी में अब तक कोरोना से 19,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। यह आधिकारिक आंकड़ा है। दर्जनों ऐसी मौतों की आशंका है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि गाँव में हुई मौतों के मामले में मरीज की जाँच नहीं हुई थी। यही वजह है कि कोरोना का कोहराम डराने वाले हालात तक पहुँच गया। लेकिन अब लॉकडाउन की सर्जिकल स्ट्राइक से स्थिति काबू में आती दिख रही है। राज्य सरकार के आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश कोरोना की जांच में देश भर में नंबर 1 है। रिकॉर्ड 3,17,000 टेस्ट 24 घंटे के भीतर हुए, तो वहीं कोरोना के नए केस हफ्तों के बाद 5,000 से नीचे आए हैं। 24 अप्रैल को सबसे ज्यादा 38,000 नए केस सामने आए थे और अब ये 4,800 तक सिमट गए हैं। सरकार के मुताबिक ये आक्रामक ढंग से TTT यानी ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की रणनीति का नतीजा है, जिसकी वजह से 22 दिनों में 2,26,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। अब प्रदेश में कुल सक्रिय केस 84,800 है, जबकि देश में सबसे ज्यादा 4,67,00,000 जांच यूपी में हुई है।
कोरोना नेगेटिव होने के बाद से सीएम योगी अब तक खुद 15 मंडलों का दौरा कर चुके हैं और इसका साफ असर अब यूपी में कोरोना के काबू में आते जाने के रूप में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कोरोना की आंधी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। वायरस के संक्रमण की जो लहर सुनामी जैसी नजर आती थी, अब उसकी रफ्तार थमी है। यूपी में दूसरी लहर को काबू में करने की कोशिश तेज है, तो वहीं तीसरी लहर की आशंका खत्म करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा टेस्टिंग के साथ ही वैक्सीन के कवच का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिससे राज्य की बड़ी आबादी को खतरे से दूर रखा जा सके। पहला मकसद है कोरोना की दूसरी लहर को पूरी तरह काबू में करना और दूसरा मकसद है कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को पूरी तरह कम कर देना, जिससे इसका असर उत्तर प्रदेश में ना हो सके। इसी मकसद के साथ सीएम योगी लगातार राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। जबरदस्त चौकसी और जमीनी समीक्षा की ठोस नतीजे भी सामने आ रहे हैं। 24 घंटे के कोरोना के नए केस के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में नए संक्रमित मरीजों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। ये उम्मीद जगाने वाली स्थिति। पिछले प्रदेश के अंदर जो सब मैक्सिमम जो प्रतिदिन पॉजिटिव केस आए थे वह 24 अप्रैल को आए थे 38,000 और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने यहां पर जब पॉजिटिविटी ज्यादा थी और रिकवरी कम थी तब यहां पे सक्रिय केसेस की संख्या थी 3,10,000, यानी जो एक्टिव केस थे 3,10,000 थे। आज प्रदेश के अंदर जो पॉजिटिव केस आए हैं वह 38,000 से घट करके अब ये 4,800 तक आ गए हैं। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की तादाद 84,800 तक पहुंच चुकी है। अगर हम कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर पहुंचने की बात करें तो 30 अप्रैल को राज्य में 3,20,000 एक्टिव केस थे, जो 23 मई को अगर 84,400 तक पहुंच गए हैं तो इससे निश्चित तौर पर बड़ी उम्मीद की बात कह सकते हैं। जिस लखनऊ में वायरस के संक्रमण की आंधी चल रही थी, वहां भी हालात काबू में नजर आ रहे हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 301 नए केस सामने आए, तो वहीं इसके मुकाबले 851 मरीज ठीक हुए। लखनऊ में इस वक्त कुल एक्टिव केस 5,458 है, जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में नए केस की तादाद लगातार घटती रही तो फिर स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ बढ़ेगी। कि आज संक्रमण के जो नए मामले हैं वो घट के 4,844 रह गए। पहली बार है कि ये संख्या 10,000 से नीचे आई है। जो 3T का मॉडल है, जो टेस्ट ट्रैक और टेस्ट और ट्रीट का जो एक मॉडल है, उस मॉडल पे सरकार के द्वारा जो एक तेजी से एग्रेसिवली जो एक काम किया जा रहा है, ये उसके जो है नतीजे आने शुरू हुए हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी पूरी तरह चौकसी रखी जा रही है, जिससे तीसरी लहर की आशंका को पूरी तरह खत्म किया जा सके। कोरोना की दूसरी लहर लगभग समाप्ति की ओर है और तीसरी लहर को लेकर प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरी है। डॉक्टरों से संपर्क साधा जा रहा है। इन अस्पतालों में बेड की व्यवस्था की जा चुकी है और वाराणसी प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि घर के बड़े सावधानी बरतें, बच्चों को अपने से दूर रखें और अगर फिर भी कोई विपत्ति आती है तो उसके लिए हैं तैयार हम। तीसरी लहर को रोकने के लिए सबसे मजबूत हथियार लॉकडाउन के बाद टीकाकरण को माना जा रहा है। राज्य की योजना है कि 1 जून तक 18 से 44 साल तक के लोगों को टीका लगाने का अभियान सभी जिलों तक पहुंच जाएगा, यानी टीके की किल्लत वाली स्थिति दूर कर ली जाएगी। प्रदेश में 18 से 44 साल के लोगों के कोविड वैक्सीनेशन का अभियान 1 मई से शुरू हुआ। पहले दौर में 7 जिलों में टीकाकरण शुरू हुआ, जिसे 10 मई तक 18 जिलों तक पहुंचा दिया गया। इसके बाद 17 मई से 23 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। उन्हीं 23 जिलों में अभियान चलेगा जहां पहले से चल रहा है। लगातार प्रदेश को मिलने वाली वैक्सीन की तादाद बढ़ रही थी, इसलिए जिले का दायरा बढ़ रहा था। लेकिन 24 मई से शुरू हो रहे हफ्ते में कोई नया जिला नहीं जुड़ेगा। इसकी बड़ी वजह है कि इतनी अधिक वैक्सीन नहीं है कि अभियान को और बढ़ाया जा सके। अगले हफ्ते के लिए लखनऊ को 67,000 वैक्सीन, तो वहीं कानपुर को 48,400 वैक्सीन, तो वहीं गोरखपुर को 44,400 वैक्सीन, तो वहीं बरेली को भी 44,400 वैक्सीन मिलेंगी। वाराणसी को 39,400 वैक्सीन, आगरा को 43,400 वैक्सीन, अलीगढ़ को 37,400 वैक्सीन, मेरठ को 35,400, तो वहीं सहारनपुर को भी 35,400 वैक्सीन मिलेंगी। झांसी को 22,400 वैक्सीन मिलेंगी। बस्ती को 18,000 वैक्सीन, मिर्जापुर और फिरोजाबाद को 20,000 वैक्सीन मिलेंगी। प्रयागराज को 53,400 वैक्सीन, अयोध्या को 21,000 वैक्सीन, मुरादाबाद को 32,400 वैक्सीन,
इसके साथ ही मथुरा और शाहजहांपुर को 22,000 वैक्सीन मिलेंगी। गाजियाबाद को 40,400 वैक्सीन, नोएडा को 42,400 वैक्सीन, गोंडा को 25,000 वैक्सीन, बांदा को 12,000 वैक्सीन, तो वहीं आजमगढ़ को 35,000 वैक्सीन मिलेंगी। इसी के मुताबिक टीकाकरण आगे बढ़ेगा। 18+ के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के बाद ये पहला हफ्ता होगा जब प्रदेश में कोई भी नया जिला इस अभियान में नहीं बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन जिलों में पहले से ये अभियान चल रहा है वहां पर वैक्सीन के कोटे को भी नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि इस हफ्ते भले ही नए जिले न जोड़े जा रहे हों, लेकिन प्रदेश सरकार 1 जून से पूरे प्रदेश में सभी जिलों में 18+ के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर देगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। इस बार उत्तराखंड में कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया है कि शहरों के साथ साथ गांव तक में कोरोना फैल चुका है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। सवाल यह है कि आखिरकार कोरोना का कहर रुकेगा कब? कोरोना ने इस बार उत्तराखंड में ऐसा कहर बरपाया है कि इसकी दहशत गांव-गांव तक फैल चुकी है। अब तो गांव में भी कोरोना के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ी परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग को लेकर है। ज्यादातर गांवों में टेस्टिंग हो ही नहीं रही, इसलिए कोरोना के सही आंकड़े सामने भी नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि पूर्व सीएम हरीश रावत सरकार को घेर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में संक्रमण की वृद्धि दर थोड़ी घटी है, अपेक्षित नहीं घटी है, और उल्टा ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की दर निरंतर बढ़ रही है। जो सीमांत क्षेत्र है उनमें संक्रमण की वृद्धि दर ये जताती है कि उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कोई दस्तक नहीं रही है। कोरोना के मरीजों तक, संक्रमित लोगों तक पहुंचने का जो प्रयास होना चाहिए था, प्रयास नहीं हुआ। मैदान से लेकर पहाड़ तक के गांव में कोरोना से त्राहिमाम मचा है। अपनी जान बचाने के लिए लोग वैक्सीन लगवाने की सोच रहे हैं, मगर अब उसे लेकर भी मारामारी है। ये हमारे पे छोटा फोन है और रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है, और सरकार को चाहते हैं कि हमारे वैक्सीन लगे। ना परिवार में हमारे पे बड़ा फ़ोन है कोई, इसलिए हम चाहते हैं कि हम वैक्सीन लगे। वहाँ भी गए थे, यहाँ इनका कार्यालय है, वहाँ भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। बड़ी परेशानी इस बात की है कि एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसे अभी तक न ये जानकारी है कि वैक्सीन लगेगी कैसे, न ही उसके पास संसाधन है। एंड्रॉयड फ़ोन के बगैर ऑनलाइन जो है कि रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता, और जिसका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं उसका टीकाकरण नहीं होगा। तो ऐसे में सबको टीकाकरण का जो नारा है 18 से 44 साल हो चाहे 45 से ऊपर हो, ये हवा हवाई है। सरकार असल में ये सब प्रपंच रच करके अपनी कमियों को छुपाना चाहती, क्योंकि वैक्सीन समय से उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने जो वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ टाई अप करना चाहिए था, उनको एडवांस पैसा देना चाहिए था, वो नहीं दिया। हरिद्वार जिले के ज्यादातर गाँव में ग्रामीण बीमार हैं। ज्यादातर को बुखार, जुकाम और खांसी की शिकायत है। लिब्बर हेड़ी गांव में तो हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुके हैं। मंत्री दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस लहर के अंदर गांव के अंदर कोरोना फैला है, लेकिन सरकार का पूरा फोकस है कि इसको किसी भी कीमत पर रोका जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन पर वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। और उसके अलावा चाहे हमारे आंगनबाड़ी हो चाहे स्कूल हो, वहाँ पर भी वैक्सीन लगाने का काम सरकार करेगी। पिछली बार की तुलना में इस बार कोरोना कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। पिछली बार कोरोना के मामले सिर्फ शहरों तक सीमित थे, मगर इस बार तो इसका कहर गांव-गांव के हर घर तक है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित, मसूरी से सुनील के साथ देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। दिल्ली में आज भाजपा केंद्रीय नेतृत्व और संघ के नेताओं के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल के अलावा संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले शामिल थे। इस बैठक में कोरोना की वजह से पैदा हुए हालात और कोरोना नियंत्रण से निपटने को लेकर चर्चा हुई। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। वीरेश, जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग हुई है, कोरोना को लेकर बातचीत हुई है, क्या कुछ जानकारी और निकलकर सामने आई है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर ये बड़ी बैठक हुई है। जिस तरीके से कोरोना का प्रसार है,
सरकार और संगठन के बीच में समन्वय क्या हो, इसको लेकर बैठक हुई है। हाई लेवल बैठक है। प्रधानमंत्री मौजूद थे, गृह मंत्री मौजूद थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, सुनील बंसल मौजूद थे और दत्तात्रेय हसबोले मौजूद थे। यानी आप सोचिए कि एक बड़ी बैठक थी और बैठक सरकार और संगठन के समन्वय को लेकर थी। साथ ही साथ किस तरीके से कोरोना काल में संगठन काम कर रहा है, सरकार और संगठन के बीच में कोरोना को लेकर समन्वय क्या है, इन सारे मुद्दों पर बात हुई है। और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी जो सेवा ही संगठन है नामक एक अभियान चलाए रखा है, उसको लेकर भी वार्ता हुई है। और ये बड़ी वार्ता हुई है क्योंकि दत्तात्रेय हसबोले को जो नया कार्यभार मिला है वो संघ में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उसके बाद उनकी यूपी के नेताओं को लेकर इस पूरे मामले में समन्वय को लेकर ये पहली और बड़ी बैठक मानी जानी चाहिए। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उसको लेकर भी वार्ता हुई है, हाई लेवल बैठक हुई है। इसके अलावा बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। और चूंकि ये चुनावी वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2017 में सत्ता में आई थी, उसके बाद 2022 का चुनाव नजदीक है, बहुत सारे विषयों पर संघ और पार्टी के हाईकमान के बीच में और उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल के बीच में ये वार्ता हुई है। इसलिए काफी अहम वार्ता है, काफी अहम बैठक है, मीटिंग है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया हलचल मचा हुआ है कि आखिर इस बैठक में और कौन कौन सी बातें हुई हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कवायद है। क्योंकि बड़ी बैठक है इसलिए ये जो शंका है या एक तरह से हम कह सकते हैं उत्सुकता है, वो लाजमी है। बिल्कुल वीरेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। यूपी में कोरोना का आंकड़ा 5000 से भी नीचे आ चुका है। यूपी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 4844 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14086 लोग इस दौरान कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। हालांकि इस दौरान 234 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 84,880 है। और यूपी के एमएलसी और वाराणसी समेत आसपास के जिलों में कोरोना नियंत्रण कार्यक्रम की कमान संभाल रहे अरविंद कुमार शर्मा आज दिल्ली में, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जल्द होने वाले यूपी कैबिनेट के विस्तार में एके शर्मा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है। दरअसल वाराणसी में कोरोना नियंत्रण के बाद एके शर्मा अपने काम को लेकर सुर्खियों में हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही उन्हें यूपी सरकार में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। और मेरे सहयोगी वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, ये जो मुलाकात थी आज पीएम के साथ एके शर्मा की, क्या कुछ मायने इससे निकाले जा सकते हैं? देखिए, इसके राजनीतिक मायने हैं। और प्रधानमंत्री ने जब एके शर्मा की तारीफ की थी, नरेंद्र मोदी देश के ऐसे राजनेता हैं कि उनकी कोई भी तारीफ या आलोचना अकारण नहीं होती है, उसका कारण होता है। और अहमदाबाद में जाकर वाराणसी मॉडल की तारीफ करना, एके शर्मा के नेतृत्व में ये मॉडल चला है, उसकी तारीफ करना। कल मुख्यमंत्री से 15 मिनट की बातचीत एके शर्मा की होती है और उसके बाद से आज प्रधानमंत्री से बातचीत होती है। और एक और बड़ी खबर आपको दे दूं कि आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और सुनील बंसल की बातचीत हुई है, उसमें भी योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बातचीत हुई है, एके शर्मा के समायोजन को लेकर बातचीत हुई है। उच्च पदस्थ सूत्रों से मैं ये जानकारी दर्शकों को दे रहा हूँ। ये सारी बातें हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हलचल है, लोगों में उत्सुकता है, संभावनाओं की तलाश है और राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि एके शर्मा का समायोजन किस रूप में होगा, क्या बनेंगे। ये दर्शकों में भी एक तरह से हलचल है। जिस तरीके से वाराणसी मंडल और आजमगढ़ मंडल को उन्होंने संचालित किया कोरोना की विभीषिका में, प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की। कल मुख्यमंत्री से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने भी उनकी भूरी प्रशंसा की। बात यहाँ तक हुई कि वाराणसी मॉडल को पूरे पूर्वांचल में फिर पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो जिस तरीके से एके शर्मा चर्चाओं में आए हैं, हालांकि एके शर्मा ने जब इस्तीफा दिया था, पार्टी ज्वाइन की थी, एमएलसी तुरंत बने थे, उस समय भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि योगी मंत्रिमंडल में वो बड़े चेहरे होंगे और साथ ही साथ उनकी जो विराट अनुभव है
जो बहुत समय से 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और सचिव मुख्यमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी के, ज्वाइंट सेक्रेटरी PMO में रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी PMO में रहे हैं। साथ ही उनका जो अनुभव है, जो कॉर्पोरेट जगत में लोग हैं उनसे बातचीत उनकी है, एक जो उनके संबंध है उसका फायदा आजमगढ़ मंडल और वाराणसी मंडल को मिला। उसमें जो आपने देखा कि CSR फंड से बहुत सारे फंड आए और पैसे आए, तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और तमाम बड़े जो उद्योगपति घराने हैं, उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर बहुत सारे जो चीजें हो सकती हैं कोरोना से निपटने के लिए उस आजमगढ़ और वाराणसी मंडल में प्रोवाइड किया। तो ये AK शर्मा की क्षमता है, AK शर्मा के संबंध है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के दरवाजे में जो फाटक खुलता था बड़े बड़े उद्योगपतियों का, जो उनसे संबंध था, वो AK शर्मा के ही फाटक से होकर वहां जाते थे। यानी जो महत्वपूर्ण पद पे AK शर्मा थे, इसलिए उन सारे उद्योगपतियों से इनके संबंध है, बहुत नजदीकी संबंध है। इसलिए CSR फंड करोड़ों की संख्या में, करोड़ रुपए आए आजमगढ़ और वाराणसी। बिल्कुल वीरेश, ये एक अहम चेहरा, अब देखने वाली बात होगी कि भविष्य में क्या जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाली जाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से, जहां KGMU में ब्लैक फंगस के 11 और मामले मिले हैं। KGMU में ब्लैक फंगस के एक और मरीज की मौत हो गई है। KGMU में अभी तक की अगर बात कर लें तो ब्लैक फंगस के 135 रोगी भर्ती हुए हैं। 11 रोगी पिछले 24 घंटों में KGMU में भर्ती हुए। पिछले 24 घंटों में 19 रोगियों की सर्जरी हुई है। यानी लगातार जो ब्लैक फंगस का कहर है वो भी बढ़ता जा रहा है। 11 मरीज पिछले 24 घंटों में KGMU में भर्ती हुए हैं ब्लैक फंगस के। 24 घंटों में 19 मरीजों की सर्जरी भी हो गई है और इसके साथ ही साथ लगातार जो मामले हैं उनमें इजाफा हो रहा है। KGMU में ब्लैक फंगस के 11 और मामले आए हैं। ब्लैक फंगस से एक और मरीज की मौत KGMU में हो गई है। हालांकि 135 मरीज अभी तक KGMU में भर्ती किए गए हैं। 11 मरीज पिछले 24 घंटों में KGMU में भर्ती हुए हैं। शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बाकी देखिए, अब ब्लैक फंगस के मामले तेजी से पूरे प्रदेश में आ रहे हैं। अगर हम बात करें आज की, तो जो पिछले 24 घंटे हैं उसमें 11 नए मरीज सामने आए हैं जो सिर्फ KGMU में आए हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में और लखनऊ के भी अन्य अस्पतालों में मरीज आए हैं सामने। KGMU में 11 मरीज आए हैं, साथ ही एक मरीज की मौत भी हुई है। और इन्हीं 24 घंटों में यहाँ पर अगर बात की जाए तो कई जो रोगी हैं उनकी यहाँ पर सर्जरी भी की गई है। 19 मरीजों की सर्जरी यहाँ पर की गई है। तेजी से अब इसके मामले हैं। और अगर बात करें हालात सुधरने की, तो देखिए 24 घंटे में KGMU में कोई भी मरीज अभी डिस्चार्ज नहीं किया गया। यानी ये समझा जा सकता है कि हालात बहुत अच्छे नहीं है। इसके अलावा इसकी जो दवा है उसको लेकर भी, जो उसका इंजेक्शन है उसको लेकर भी किल्लत है। यहाँ पर मारामारी के हालात हैं, क्योंकि जो प्राइवेट अस्पताल है उन्हें रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन जितनी मांग है उससे कई गुना कम अभी इंजेक्शन मिल पा रहा है। इस पे कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी को मिले, क्योंकि ये इंजेक्शन केंद्र से मुहैया कराया जा रहा है। जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं उस तरीके से हालात फिलहाल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं शैलेश। हालांकि तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि इन हालातों पर काबू पाया जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।